दोस्तों, हम सबका मकसद है कि हमें हर तहसील को एक सुजलाम सुफलाम तहसील बनाना है। पूरी तरह से विकसित, हर चीज में आत्मनिर्भर ऐसा तहसील बनाना है। और यह भी हकीकत है कि हर तहसील की जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है आज की तारीख में अलग अलग लेवल पे है। कुछ तहसील ऐसे हो सकते हैं कि जिनकी जिनकी जो रिसोर्सेज है वो अभी तक पूरी तरह से या डेवलप होना शुरू भी नहीं हुई। तो ऐसी परिस्थिति में कैसे हम अपने तहसीलों को पूरी तरह से सक्षम, पूरी तरह से डेवलप बना सकते हैं, ये समझना, ये जानना, ये सीखना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट ये सीखना बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे एक क्षेत्र कि जो बहुत पिछड़ा है, जो बुरी तरह से परिस्थिति में है, वो कैसे पूरी तरह से विकसित बन जाता है। और इसे ये कैसे हम सीखेंगे, ये कैसे हम समझेंगे। तो इतिहास एक ऐसी चीज है कि जो हमें बहुत सारी चीजें सिखाता है। तो इतिहास में कई सारे ऐसे उदाहरण हैं, घटनाएं हैं, जो ये हमें बताती है कि कैसे एक पिछड़ा प्रदेश बहुत डेवलप्ड ऐसा प्रदेश बन सकता है। और आज ऐसा ही एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। दोस्तों, वो एग्जाम्पल है जापान का। जापान एक ऐसा देश है कि 1945 में दूसरा विश्व युद्ध जो खत्म हुआ वो जापान की बर्बादी के साथ खत्म हुआ। अमेरिका ने जापान के ऊपर हिरोशिमा नागासाकी दो शहरों के ऊपर अणुबॉम्ब डाले, जिसकी वजह से जापान पूरी तरह से बर्बाद हो गया और जापान की कहानी शुरुआत हो गई। दोस्तों, जापान ने 1945 में जो शुरुआत की, इनफैक्ट हमारे साथ ही शुरुआत की, हमने भी 1947 में हम आजाद हुए, हमने शुरुआत की। लेकिन जापान आगे के सिर्फ 30 साल में दुनिया की दूसरी, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ऐसी इकोनॉमी बनी। आज की तारीख में भी अगर आप जापान की तरफ देखोगे तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। पहले अमेरिका है, दूसरा चीन है और तीसरा जापान है। अमेरिका और चीन हमसे 3 गुना बड़े हैं, उनके रिसोर्स 3 गुना ज्यादा है। लेकिन अगर जापान की बात करें तो जापान हमारे पास जितनी जमीन है, जापान के पास सिर्फ 11% जमीन है। हमारे पास जितनी खेती है, जापान के पास सिर्फ 3% उतनी खेती है। जापान के पास 4.4 मिलियन हेक्टेयर इतनी जमीन है। हमारे पास 159.7 मिलियन हेक्टेयर, यानी ऑलमोस्ट 160 मिलियन हेक्टेयर इतनी जमीन हमारे पास है। तो जापान के पास सिर्फ 3% खेती है जितनी हमारे पास है, हमसे हमसे कंपेयर करें तो। दूसरा, जापान में इतने सारे प्राकृतिक चैलेंजेस है, प्रॉब्लम्स है। आए दिन वहां भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी होती है, सुनामी, ये जो शब्द है ये वही से शुरुआत हुई है। ऐसी परिस्थिति में यह देश ऐसी स्थिति से निकल के जहां वो पूरी तरह से बर्बाद हुआ था और आज दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी बना है। और यही कारण है कि ये जो देश है, इस देश का जो विकास है, ये जो डेवलपमेंट है, आर्थिक विकास, इसे लोग आर्थिक विकास नहीं कहते, इसे कहते मिराकल। पूरी दुनिया में जापान का एक जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कहा जाता है जापानीज इकोनॉमिक मिराकल, कोडो केजई सिचो। और सही है, आप देखोगे तो पहले क्या था, आपके सामने चित्र है, और आज वो कैसी परिस्थिति में। तो कैसे हुआ है सब कुछ, कैसे वो जापान जो इतनी बर्बाद हुआ था वो इतना डेवलप कैसे बना। तो इसके 4 प्रमुख कालखंड हैं। सबसे पहले देखते हैं तो पहला स्टेज वो कहते हैं रिकवरी स्टेज। दोस्तों, कोई भी जब दुर्घटना होती है, हादसा होता है, तो एक तो हमें शारीरिक या फिजिकल जो प्रॉब्लम होती है, फिजिकल जो डैमेज होता है तो होता ही है। लेकिन दूसरा होता है वो मेंटल डैमेज, मानसिक डैमेज। और उस सदमे से बाहर निकलना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है। और सोचिए कि जापान के साथ क्या हुआ। जापान के साथ एक ऐसी दुर्घटना हुई जो इतिहास में सबसे डरावनी दुर्घटना में से एक है। और इसमें से जापान देश को पूरी तरह से बाहर निकलना था, लेकिन जापान ने वो काम किया। इनफैक्ट ये होने के बाद जो जो इकोनॉमी, यानी दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जो इकोनॉमीज तेजी से इमीडिएटली जो शुरुआत हुई उसमें से जापान एक था। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं हुआ। जापान का ये जब जब बर्बादी हुई 1945 में, उसके बाद इमीडिएटली एक बहुत बड़ा अकाल, सूखा जापान में हुआ। यानी जापान के लोगों के पास बिल्कुल पैसे तो नहीं थे, लेकिन खाना भी नहीं था। वो तो अच्छी बात थी कि जापान को युद्ध में हराने के बाद अमेरिका की सेना जापान में थी, क्योंकि अमेरिका और सोवियत यूनियन यानी रशिया का जो शीत युद्ध की शुरुआत हुई उसके बाद, तो अमेरिका चाहता था कि वो जापान किसी भी हालत में रशिया के पास नहीं जाना चाहिए।
तो अमेरिका के पूरी सेना वहां थी, उन सेना ने जो खाना लाया उसकी वजह से उनके जो खाने की जरूरत है वो पूरी हो। ऐसी परिस्थिति में जापान था, और ऐसी परिस्थिति में जापान ने फिर शुरुआत की रिकवरी की। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर किसी ने की होगी उस परिस्थिति में, तो वो थी एक मिनिस्ट्री ने, एक एक मंत्रालय ने, जिस मंत्रालय का नाम था मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री, जिसे मिटी करके बोलते हैं वो। उसके जो प्रमुख थे मंत्री, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा काम किया। अभी सोचिए ऐसी परिस्थिति में आपका देश है, आपका प्रदेश है, जहां कुछ भी नहीं है अभी, ना किसी के पास पैसा ना कुछ है। इन्होंने पहला काम क्या किया कि मुझे अगर देश की प्रोडक्टिविटी बेहतर करनी है, देश की इकोनॉमी बेहतर करनी है, तो मुझे पहले लोगों को संभालना होगा। लोग ज्यादा से ज्यादा कैसे उत्पादन कर सकते हैं, लोग ज्यादा से ज्यादा कैसे उत्पादन में भाग ले सकते हैं, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। उसने किया, उन्होंने सभी लोगों को, सभी लेबर रिफॉर्म्स किए, कामगारों को लेके जितने भी कानून थे वो सब चेंज किए। महिलाएं महिलाएं ज्यादा करके कैसे इस उत्पादन के क्षेत्र में आ सकती है, कैसे वो अपना हाथ बढ़ा सकती है, उन्हें उसको उसके ऊपर उन्होंने फोकस किया। और देखा कि जापान के सभी नागरिक, महिलाएं पुरुष, ये सभी एक होके कैसे इस उत्पादन क्षेत्र में काम करें, उसके ऊपर उन्होंने काम किया। दूसरा उन्होंने क्या किया, तो दूसरा भी इन लोगों के साथ हम क्या तैयार कर सकते हैं। अपने पास तो पैसे नहीं है, अपने पास पैसे नहीं है तो फैक्ट्री नहीं है, किसी का सपोर्ट नहीं जाता। तो इस परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, तो बेसिक जो चीजें हैं, रॉ मटेरियल जो तैयार कर सकते हैं वो करते हैं ना, ताकि लोगों को दो पैसे मिले, लोगों को रोजगार मिले। और वो उन्होंने किया। इसे कहते हैं इंक्लाइंड प्रोडक्शन मोड, यानी उन्होंने रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन बढ़ाया। यानी उनके पास क्या थी, खेती थी, तो खेती में उन्होंने कॉटन, उनके यहाँ उनके देश में भी कॉटन या टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री थी, तो उन्होंने कॉटन का उत्पादन बढ़ाया। उन्होंने वहां का जो कोल खदानें थी उसका उत्पादन बढ़ाया, स्टील का उत्पादन बढ़ाया, और ऐसी शुरुआत की। और दोस्तों उसी टाइम पे शुरुआत हुई कोरियन वॉर की। अभी कोरियन के साथ जो युद्ध था उसमें अमेरिका शामिल था, और अमेरिका के लिए जो 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 सामान लगता था, जो आर्म्स एम्युनिशन लगते थे, तो बजाय वो अमेरिका से लाने से बजाय वो जापान ने जापान ने उनको वो सप्लाई करना शुरू कर दिया। तो एक छोटा सा मोमेंटम वहीं से भी शुरुआत हुई, एक थोड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग जापान में शुरुआत हुई कि जो अमेरिका के सेना के लिए जो अलग अलग चीजें उनके लिए बनाती थी। तो इस तरह से ये पहला जो फेज है 8 साल का था, जिसमें थोड़ी थोड़ी रिकवरी दून चीजों से शुरू हुई। लेकिन दूसरा जो फेज है दोस्तों, दूसरा जिसे कहते हैं हाई इंक्रीजिंग स्टेज, 18 साल का ये फेज है जापान का। ये 18 साल का फेज इतना इंपॉर्टेंट है। इस 18 साल में जापान ने वो करके दिया है जिसको फिर लोग करिश्मा कहते हैं, जिसे मिराकल कहते हैं, जादू कहते हैं। क्योंकि इस 18 साल में वो देश जो 1945 के बाद उसके पास अनाज भी नहीं था, अनाज के लिए वो सेना भी रहा है, बहुत बेसिक ऐसे प्रॉब्लम में जापान के लोग, पूरा देश था, वो देश इस 18 साल में विकसित देश बना। एशिया का, ईस्ट एशिया का पहला विकसित देश अगर कोई है तो वो जापान था। कैसे किया उसने, इस 18 साल में जो भी उन्होंने टारगेट्स रखे थे कि मुझे हमें हर साल इतनी प्रगति करनी, उससे कई ज्यादा प्रगति उन्होंने की, और अपने देश को 18 साल में विकसित किया। कैसे, तो इसके लिए जो जो रीजंस है, एक तो था एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा था केरेत्सो। देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल ऐसा रोल है। इस एडमिनिस्ट्रेशन यानी वो व्यक्ति जिन्होंने नीति को संभाला था, वही व्यक्ति फिर इस देश के पंतप्रधान हो गए, जिनका नाम था हयाटो इकेडा। और ये जो पर्सन है, ये इसके शिल्पकार है। इनफैक्ट जितने भी इतिहासकार हैं, जितने भी लोगों ने इस जापान के इस पूरे मिरेकल के बारे में, इकोनॉमिक मिरेकल के बारे में जो लिखा है, आर्थिक इस जादू के बारे में जो लिखा है, उन सभी लोग लिखते हैं कि अगर एक सिंगल व्यक्ति इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है, एक सिंगल व्यक्ति की वजह से अगर कोई हुआ है, तो ये आदमी है हयातो इकिदा। इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने सबसे पहले अपने देश का जो फोकस है वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर दिया। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर किसी भी क्षेत्र का अगर हमें विकास करना है, अगर किसी भी क्षेत्र का इकोनॉमी का आर्थिक विकास करना है ना, तो सबसे जरूरी होता है मैन्युफैक्चरिंग। बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है कि आपके इकोनॉमी की जो हर क्षेत्र है उसको डेवलप करता है। रॉ मटेरियल लगती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए,
तो रॉ मटेरियल का मतलब है खेती, रॉ मटेरियल के मतलब है किसान। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो इनडायरेक्टली आप किसानों का सक्षमीकरण करोगे, किसानों को पैसे दिलाओगे, किसानों की परिस्थिति बेहतर करोगे, और बाद में ट्रांसपोर्टेशन और बाकी सब कुछ होता है। और ये उन्होंने किया। उन्होंने क्या किया, अपने देश में जितने भी बैंक्स थे उन्होंने कहा, उनको कहा कि आप जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट्स है, उनको सबको बहुत सारा लोन दो, बहुत सारा पैसा दो, बाकी कुछ देखो मत, लेकिन उनको बहुत सारा पैसा दो। और ऐसा उन्होंने दिलाया। अभी ये सभी जो बैंक है, ये पैसा कहां से लाती, उनकी वो पैसा कहां से लाती, तो सेंट्रल बैंक से लाती। जैसे हमारे पास आरबीआई है, वहां उनके पास है बैंक ऑफ जापान। अब ये बैंक ऑफ जापान उनको इतना पैसा देती थी। अब ये बैंक ऑफ जापान या आरबीआई हमारी, वो कहां से पैसा लाएगी, तो इंटरनेशनल मार्केट से। इनका इनका सिर्फ एक ही फोकस था। क्या फोकस था, कि सबसे पहले तो जो भी बिजनेस करना चाहते, जो भी मैन्युफैक्चरिंग, उसको पूरा सपोर्ट करो, उसको बहुत सारा पैसा दो। हेवी लोन दिए उन्होंने। और जो भी पैसा उन्होंने दुनिया से लिया था, कर्जा करके लिया था, तो उनका पहला एक ही फोकस था कि कुछ भी करके हमें ईएमआई पे करना है, हमें ब्याज जो इंटरेस्ट है उनको जो चुकाना है वो पे करना है, बस। हमें इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाना। जो भी स्टेक होल्डर्स है इस बिजनेसेस में, उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, ज्यादा डिविडेंड मिलना चाहिए, इसके ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। बस चलने चाहिए बिजनेसेस, बस इतना ही। लोग जो काम कर रहे हैं उनको अच्छा पगार मिलना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। और वो बिजनेसेस आगे बढ़ने चाहिए, चलने चाहिए, बस इसके ऊपर उन्होंने ध्यान दिया। और वो उसका बहुत जबरदस्त परिणाम ऐसे हुआ। लोगों के पास जब पैसे आए, तो लोगों की जो मूलभूत जरूरत है वो तो पूरी हो ही गई, लेकिन उसके आगे जाके उन्होंने खर्चा करना शुरू कर दिया रिक्रिएशन के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, इंटरटेनमेंट के ऊपर, फर्नीचर के ऊपर, और बाकी ये जो दूसरी चीजें हैं, इसके साथ फिर इकोनॉमी का सर्वांगीण ऐसे विकास हुआ। जैसे हम कहते हैं कि अगर आप 1,000 रुपए खर्च करते हो, तो उससे 9,000 की इकोनॉमी बढ़ सकती है। वैसे ही जापान में हुआ। लोगों ने, सरकार ने पहले लोगों के जो आमदनी है उसके ऊपर ध्यान दिया, फिर लोगों ने इनडायरेक्टली इस सब चीजों को बढ़ाया, और सर्वाइवल से लेके रिक्रिएशन तक पहुंचे। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने पूरा, एक बार मैन्युफैक्चरिंग का बेस मजबूत करने के बाद उन्होंने पूरा फोकस किया एक्सपोर्ट के ऊपर। यानी जो भी एक्सपोर्ट करना चाहता था, उसको जो भी चीज लगती थी वो उसको देते। सबसे इंपॉर्टेंट, यानी उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पूरा फोकस किया। यानी रोड्स हो, रेल हो, या बाकी कोई ट्रांसपोर्टेशन के साधन हो। और ऐसी परिस्थिति में देखो, जापान की परिस्थिति है ना, जापान की जो ज्योग्राफी है वो बहुत डिफरेंट है। जापान में, यानी हम जैसे, हम बहुत भाग्यशाली है, वैसे जापान में नहीं है। जापान में हर तरीके का सोल्यूशन उसने निकाला। और यही कारण है, ट्रांसपोर्टेशन में अगर आप देखोगे ना, तो सभी जो इन्वेंशन है वो जापान से आया है। आज हम लोग जो बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हो, बुलेट ट्रेन हम लोग जापान से ही वो टेक्नोलॉजी ले रहे हैं और कर रहे हैं। जो मोनोरेल आज हमारे देश में है, वो मोनोरेल भी मुंबई से, जो मुंबई में है वो जापान से ली हुई है। ऐसे हर चीज के ऊपर उन्होंने काम किया। और इस चीज के बेस पर उन्होंने अपने देश का, जो इस 18 साल के स्टार्टिंग में जो उनकी इकोनॉमी सिर्फ $91 बिलियन थी, जीडीपी, उसको 12 गुना बढ़ाया 18 साल में, 12 गुना। यानी $1,065 बिलियन, यानी कि 12 गुना इकोनॉमी बढ़ाया। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना नहीं, 12 गुना बढ़ाया। दोस्तों, इन्होंने इन्होंने भी शुरुआत की उदारीकरण की, जागतिकीकरण की। हमने भी शुरुआत की थी 1991 में, उदारीकरण, जागतिकीकरण, खासगीकरण, जिसे एलपीजी कहते हैं। अभी इस उदारीकरण ने जब उन्होंने जापान में शुरुआत की, तो लोग डर गए थे, उनके जो विरोधी पक्ष में थे या प्रेस थी, उनको लगा था अभी कैसे होगा, क्योंकि बड़ी बड़ी जो कंपनी आएगी या बड़े बड़े देश के लोग आएंगे, क्योंकि जापान बहुत छोटा सा देश है, तो क्या होगा हमारा। लेकिन उन्होंने पूरा फोकस किया अपनी एबिलिटी बेहतर करने के लिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बहुत अच्छा काम करो, मेहनत करो अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, और सर्वोत्तम बनो। और उन्होंने किया। हमने भी वो करना चाहिए था, लेकिन हम उस पर पीछे हो गए। उसके बाद फिर जो फेज आया, उसके बाद जो फेज था वो था 1973 से लेकर 1992 तक। वो था स्टेडी इंक्रीजिंग स्टेज। यानी इस 20 साल में बहुत फास्ट ग्रोथ नहीं हुई, वो कम थी, ग्रोथ हो रही थी लेकिन कम कम हो रही थी। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया के ऊपर एक दो बहुत गहरे ऐसे संकट हुए। लेकिन इस संकटों में, इस संकट की वजह से बाकी दुनिया की कितनी सारी इकोनॉमी डूब गई या पीछे हो गई, लेकिन जापान फिर भी प्रगति कर रहा था। उसमें पहला संकट था फर्स्ट ऑयल शॉक 1973 में। यानी इजराइल का और अरब का युद्ध हुआ,
और अरब के देश जो थे वो सभी दुनिया को पूरा ऑयल सप्लाई कर रहे थे। तो फिर अरबों ने ये देखा कि उन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि जो भी ऐसे देश जिन्होंने इजराइल की मदद की पोल्यूशन की वजह से खांसी है, बाकी कुछ। तो उन्होंने ये फैसला लिया कि जो भी ऐसे देश है कि जिन्होंने इजराइल की मदद की उनको हम ऑयल नहीं देंगे। तो उसमें था कनाडा, जापान, यूएस, ये सभी लोग, और उसमें बहुत गहरा संकट हुआ। जो ऑयल उनको $3 पर बैरल मिलता था वो 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ा, $13 पर बैरल हुआ। और अमेरिका, कनाडा, ये सब संकट में आ गए। दूसरा, उसके बाद एक सेकंड ऑयल शॉक हुआ 78 79 में। यानी उस टाइम ईरान में वहां लोक आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा लोक आंदोलन, जिसकी वजह से ईरान के जो राजा था वो तख्त बदली हो गया। लेकिन और इसके वजह से ईरान का जो ऑयल प्रोडक्शन था वो सिर्फ 4% कम हुआ। लेकिन इस चीज को, इस घटना को दुनिया ने बहुत गंभीरता, बहुत ओवर रिएक्शन किया। जो ऑयल तेरह तेरह डॉलर पर बैरल था वो 39 यानी 3 गुना बढ़ा, और इससे बहुत सारे प्रॉब्लम दुनिया के इकोनॉमी की शुरुआत हुई। इनफैक्ट अमेरिका, कनाडा, ऐसे देश है ना, अमेरिका स्पेशली, वो यहाँ वहां फिर घूमने लगा कि कैसे मुझे ऑयल मिलेगा। इसके बाद जो शुरुआत हुआ ईरान इराक की जो लड़ाई शुरुआत हुई, उसमें अमेरिका इसीलिए गया था क्योंकि ऑयल चाहिए, एनर्जी चाहिए, कहां से मिलेगी। लेकिन दोस्तों, जापान ने क्या किया ऐसी परिस्थिति में? बाकी के सभी देश ये देख रहे थे कि कैसे हम अभी अपना ऑयल का जो है उसको पूरा करेंगे, हमारी परिस्थिति को बेहतर करेंगे। लेकिन जापान ने अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान दिया। जापान ने फिर ऐसा फोकस किया कि कैसे हम लोग ऐसी टेक्नोलॉजी बनाए कि जिसको एनर्जी कम लगे, टेक्नोलॉजी कॉन्सेंट्रेटिंग। और इसी की वजह से जापान की जो टेक्नोलॉजी अगर आप देखोगे तो बहुत एनर्जी एफिशिएंट होती है, बहुत बेहतर होती है बाकी के लोगों से। ये जापान की ये प्रगति देखकर, इनकी जो जो विकास हो रहा था वो देख के जब अमेरिका गुस्सा हो गया, क्योंकि अमेरिका का जो ट्रेड था, जो उनका व्यापार था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो निगेटिव में था, वो ज्यादा इंपोर्ट करते थे। तो अमेरिका ने ये डिसाइड किया कि कैसे मैं जापान का जो एक्सपोर्ट मुझे हो रहा है उसको कम करूं। तो उन्होंने एक प्लाजा अकॉर्ड, यानी न्यूयॉर्क में एक प्लाजा अकॉर्ड करके एक करार किया, जिस करार में उन्होंने अपने जो अमेरिकन डॉलर है उसको डिवैल्यूएशन किया। और जिसकी वजह से जापान का जो बिजनेस है, एक्सपोर्ट था अमेरिका को, वो उस पर बहुत गंभीर परिणाम हुए, बंद हुआ ऑलमोस्ट। अभी ऐसी परिस्थिति में भी जापान ने क्या किया? ऐसी परिस्थिति में फिर जापान ने देखा कि चलो, मैं आज अमेरिका ने अपने दरवाजे बंद किए मेरे लिए, नहीं करना चाहता हूं बिजनेस मेरे से, तो मैं और किधर बिजनेस कर सकता हूं, और बाकी के देश कौन से, वहां मैं अपना माल बेच सकता हूं। तो देखिए, सोच, हर परिस्थिति को, हर प्रॉब्लम को उन्होंने अवसर में बदला, संकट को अवसर में बदला, और वैसे ही हुआ। और आज भी अगर देखोगे तो आज ये जो कालखंड चल रहा है, जो फेज चल रही है उनकी, उसको लो इंक्रीज फेज कहते हैं। इसका कारण एक तो ये है कि जापान में जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ऑलरेडी कम हो रहा है, डिक्लाइनिंग है, पॉपुलेशन उतना ही नहीं, स्टेडी तो है लेकिन कम हो रहा है। लोगों का, जितने लोग हैं वो उतने ही है, कम होते जा रहे हैं। और वहां लेकिन उनकी जो गुणवत्ता, ये है प्रोडक्शन, प्रति व्यक्ति जो आउटपुट है वो बहुत दुनिया में बेस्ट है। और आज वही से वो जापान चला जा रहा है। तो दोस्तों,